हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे और आज जो है ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। अब तक जो है हमने पढ़ लिया था कि फ्रांस में क्या कुछ घटनाएं घटी। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को रेवोल्यूशन हुआ। किंग जो लुई 16 था उसको हटाया गया। पहले उससे कॉन्स्टिट्यूशन साइन करवाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है एस्टेब्लिश की गई। फिर उसके बाद उसको जो है गिलोटिन कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने फ्रांस की गद्दी संभाली, फ्रांस को संभाला। उसके बाद डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स आए, उन्होंने संभाला। आगे चलकर बाद में जो है नेपोलियन ने मौका उठाया, फ़ायदा उठाया और नेपोलियन फ्रांस पर शासन करने लगा। अब जो है नेपोलियन फ्रांस में आकर रूल कर रहा है। इसकी जो एंडिंग है वो बस थोड़ी सी यहाँ पर बता रखी है, लेकिन नेपोलियन से रिलेटेड वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में वो डिटेल में बता रखा है कि कैसे क्या कुछ जो है नेपोलियन के साथ घटनाएं घटेगी। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बच रहा है कि द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब जो है स्लेवरी को, स्लेव जो ट्रेड था, इसको कैसे जो एबोलिश किया गया फ्रांस में। पूरे यूरोपियंस थे ना, खासकर ये ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स भी बहुत बिलीव करते थे स्लेव ट्रेड में, और फ्रांस वाले थे ये भी स्लेव ट्रेड करते थे, और बाकी जो कंट्रीज थी सभी मतलब स्लेव ट्रेड किया करते थे। अब था क्या ये, उसे देखते हैं हम। अब जो स्लेव ट्रेड था ना, एक प्रकार का ये ट्रायंगुलर ट्रेड था। यूरोप के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, खुद लेबरिंग नहीं करते, ये लेबर्स कहाँ से उठाएंगे? अफ्रीका से। अफ्रीका के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते, उन कॉन्ट्रैक्टर्स से सस्ते दामों पर, रेट पर लेबर्स को खरीद लेते थे ये लोग यूरोपियंस। अभी हम बात यहाँ फ्रांस की करेंगे क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस की बात करेंगे। तो फ्रांस के जो ये यहाँ पर ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, अफ्रीका के कॉन्ट्रैक्टर्स से लेबर्स को खरीद लेते, ले जाते अमेरिका में, या जो अमेरिका के पास कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहां ले जाते। यूरोप के लोग हैं, सौदा किया इन्होंने, किसके साथ सौदा किया? अफ्रीकन्स के साथ। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स से लेबर्स को खरीद लिया सस्ते रेट पर, फिर यहां से इन लेबर्स को ले गए कहां? कैरेबियन आइलैंड्स पर, जो आज वेस्ट इंडीज वगैरह जो है कंट्रीज, कैरेबियन आइलैंड का ही पार्ट है ये वेस्ट इंडीज, अमेरिका के जस्ट राइट साइड में। और यहां पर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता, जैसे तंबाकू, इंडिगो और भी बहुत सारी चीजें जो है प्रोड्यूस की जाती थी, यहां का जितना भी प्रोडक्शन था वो सारा प्रोडक्शन ले जाते, गुड्स ले जाते, सामान ले जाते यूरोप में फिर इसकी पैकेजिंग वगैरह वो करके इंटरनेशनल मार्केट में फिर ट्रेड किया करते थे, बेचा करते थे। यूरोपियंस हैं, सौदा किया अफ्रीका के लोगों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, लेबर्स यहां से उठाए, काम करवाया इन्होंने कैरेबियन आइलैंड, और यहां से ले गए सारा सामान यूरोप। तो इस प्रकार से जो ये ट्रायंगुलर सा बना हुआ है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, या हम कहें कैरेबियन आइलैंड्स का, तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोला गया है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, गुलामों का व्यापार करते थे, गुलामों को ले जाते, यानी लेबर्स को यहां से ले जाते। तो अफ्रीका से अटलांटिक ओशन, अब जो है इधर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप है, बीच में है अटलांटिक ओशन। तो अफ्रीका से अटलांटिक ओशन के थ्रू कैरेबियन आइलैंड लेकर जाते थे लेबर्स को। तो कम से कम जो है लगभग जो है उस समय के अकॉर्डिंग 3 महीने जो है बताए गए हैं वाया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के थ्रू जो ये जाते थे तो 3 महीने लगभग लगते थे अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड जाने में। अब जो है यहां पर एग्जाम्पल बताया गया है कि कैरेबियन आइलैंड से कुछ सिटीज हैं, एरियाज हैं, जैसे मार्टिनिक, सैन डोमिंगो। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये प्लांटेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। कौन? यूरोपियंस कैरेबियन आइलैंड में खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने अफ्रीका से लेबर्स उठाया और कैरेबियन आइलैंड ले आए, क्योंकि इन यूरोपियंस का इन कैरेबियन आइलैंड पर भी कब्जा था। इन्होंने यहाँ पर कॉलोनी बना रखी थी, जैसे इंडिया में कॉलोनी बना रखी थी, गुलाम बना रखा था इंडिया को, तो वैसे यहाँ पर भी इनकी कॉलोनी है, कब्जा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर खेती करवा रहे हैं। किस किस की खेती करवा रहे हैं? जैसे तंबाकू है, इंडिगो है, इन सब चीज़ों की खेती यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये कुछ 2 एरियाज बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। आगे चलकर फिर क्या हुआ 1794 में, जब याद करो 1794 में किसका रूल था? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। वो रिफॉर्म कर रहा था, सुधार कर रहा था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। उसने कहा, यानी जो उसकी कन्वेंशन थी, कन्वेंशन कहने का मतलब क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम पार्ट 3rd या 4th में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो
कन्वेंशन जो था उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम ये स्लेव ट्रेड कर रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं करेंगे, और जितने भी हमने गुलाम बना रखे हैं, यानी जो फ्रांस के जो ये लोग थे, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर रूल कर रहा है, इसने कहा कि जितने भी लोगों को हमने स्लेव बना रखा है, गुलाम बना रखा है, हम उनसे लेबरिंग करवा रहे हैं या दिहाड़ी करवा रहे हैं, उनको फ्री कर देंगे हम। ऐसा उन्होंने किया भी मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने जो है इन स्लेव्स को फ्री कर दिया। आगे चलकर फिर अगले 10 साल बाद, अब समय आएगा 1794 के बाद 1804 का, और 1804 में कौन रूल करता है? नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन रूल करेगा, और नेपोलियन बहुत सारे सुधार भी करता है, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी थी इनकी। हम जो है वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कुछ था इसके बारे में। तो नेपोलियन ने जो ये स्लेव ट्रेड था वापस ले आया, ये वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया आफ्टर 10 ईयर्स, या हम बात करें 1804 में ये नेपोलियन वापस से स्लेव ट्रेड ले आता है, और वापस जो है अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर लेबर्स लाकर काम करवाने लग जाता है। आगे चलकर समय आया 1848 का। अब जो यहाँ पर कुछ एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके हाथ में फ्रांस की सत्ता आएगी। अब 1848 में फाइनली जो है फ्रांस में स्लेव ट्रेड खत्म कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब इस रेवोल्यूशन का जो है क्या कुछ असर दैनिक जीवन पर पड़ा, ये जो बातें यहाँ बताई गई है। जैसे 1789 में सेंसरशिप को तो एबॉलिश कर ही दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ, जो सत्ता थी वो असेंबली के हाथ में आ गई थी। उसके बाद जो है सेंसरशिप हटा दी गई, लोगों को अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए, राइट टू वॉइस एक्सप्रेशन अधिकार दिए जाने लगे थे, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी जनता को जो है वो अधिकार दिए गए। लेकिन इन अधिकारों को आगे जाकर नेपोलियन ने फिर खत्म कर दिया। नेपोलियन जिसने स्लेव ट्रेड शुरू किया था, और जब नेपोलियन का रूल आता है फ्रांस में, तो इसने वापस सेंसरशिप लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए वापस से, और जनता के जो भी अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया। तो यहां तक की ये बात बताई गई है। आगे जो है 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का रूलर बनता है। ये भी जो एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का मॉडर्नाइजर बता रहा है कि मैं फ्रांस को जो है वो मॉडर्न स्टेट बनाऊंगा, क्योंकि नेपोलियन जो है अपने आसपास के एरियाज में बहुत सारी टेरिटरीज को जो है एनेक्स करने लग जाता है, कब्जा करने लग जाता है, कैप्चर कर लेता है वो। तो फ्रांस की जनता खुश भी है इससे, क्योंकि एक मसीहा बन चुके हैं फ्रांस का नेपोलियन। तो इसी कारण अपने आप को ये यूरोप का मॉडर्नाइजर बताता है कि फ्रांस में सुधार करूंगा, और मैं पूरे यूरोप में मैं अपने अकॉर्डिंग सुधार करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरा शासन होगा, ऐसा नेपोलियन बताता है। इसी कारण जो है आम भाषाओं में किसी को कंपेयर कर दिया जाता है, ये तो नेपोलियन की तरह है, नेपोलियन की तरह है। तो नेपोलियन जो है एक कंपैरिजन का वर्ड है, क्योंकि इसने अपने आप को महान बताया है इस कारण से। अब जो है 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है, नेपोलियन को मार दिया जाता है, बैटल होती है वाटरलू। फ्रांस की ही एक जगह है वाटरलू, जैसे इंडिया का फेमस जो एरिया था पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3 जो हुए, वैसे वाटरलू भी एक फेमस एरिया था, फ्लैट लैंड था, युद्ध के लिए बहुत अच्छा एरिया था ये। इस कारण बहुत बैटल्स हुई है वाटरलू में भी। तो 1815 में नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में मार दिया जाता है। मारने वाले कौन है? 4 मेजर पावर्स हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, प्रूशिया प्रेजेंट डे जर्मनी वाला, और एक ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों पावर्स ने मिलकर फ्रांस या जो हम कहें नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद क्या होगा वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक की ये घटना बताई गई है। अब जो लास्ट में कुछ कंक्लूजन बता रखा है यहाँ पर कि जो ये फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था ना, इससे इंस्पायर कौन थे? इंडिया में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ये जो लोग थे फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और इन्होंने लोगों को आगे चल के मोटिवेट किया कि जैसे फ्रांस जो है वो अपना नेशन स्टेट बना रहा है, आसपास के एरिया को कब्जा कर कर एक नेशन बना रहा है, अपनी जनता में कॉमन आइडेंटिटी वो क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी कॉमन आइडेंटिटी हम भी क्रिएट करें, हम भी यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएंगे, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई बैठा है। उस प्रकार से हम इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करेंगे और इन ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। तो
टीपू सुल्तान और बाद में आगे चलकर जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये जो लोग हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और क्रिएट करने की बात करते हैं नेशन स्टेट, जहां पर सभी लोग कॉमन होंगे। नेशन स्टेट कहने का मतलब सभी लोग कॉमन होंगे, कॉमन आइडेंटिटी उनकी होगी और कॉमन कल्चर को फॉलो करेंगे वो। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है ये। तो फाइनली जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।